सभी को राधे राधे। आज है 31 मार्च और 31 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हमारे सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखाते हैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन। पिछले सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अस्तल बोहर पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है, यानी कि कौन से स्टाइल से संबंधित है। तो इस सवाल का ठीक आंसर था राजपूत शैली से संबंधित है। राजपूत पेंटिंग स्टाइल जो है ना, उसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि चमकीले रंग की होती है, ब्राइट्स कलर इनमें ज्यादातर लाल, हरा, नीला, सुनहरा रंग ज्यादा यूज करते हैं। रिलीजियस थीम पे ज्यादा है, जैसे रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, इन पे ये ज्यादा दिखाई जाती है। के साथ साथ इमोशनल सिंबॉलिक चीजें भी दिखाई जाती है, जैसे प्रेम है, भक्ति है, प्रकृति है। के साथ साथ दीवार और मंदिरों पे भी ज्यादातर, जैसे महल है, मंदिर है, हवेली है, इनमें ये ज्यादातर पेंटिंग बनाई जाती है। स्थानीय संस्कृति का भी प्रभाव, जैसे लोक जीवन और धार्मिक आस्था, इसमें ज्यादा झलकती है। कुछ दिखने में आप लोगों को पेंटिंग ये दिखाई देती है, इस टाइप की पेंटिंग है ये वाली। जिसमें आपको भगवान राम यानी कि रामायण से संबंधित कुछ चीजें दिखाई दे रही है, कुछ धार्मिक जीवन से संबंधित चीजें दिखाई दे रही है। हरियाणा के कई सारे मंदिर, जैसे पिंजौर पंचकुला के मंदिर है, कैथल के मंदिर है, इनमें इन मंदिरों में इस पेंटिंग को देखा जा सकता है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटी मेंस की और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो द्रोणाचार्य बैच को ले सकते हैं। सीरियस एस्पिरेंट है तो जहाँ पे आपको 60 मिनट की अगर क्लास है तो 60 के 60 मिनट केवल और केवल पढ़ाई ही मिलेगी। एक पल भी आपको इधर या उधर की बातें नहीं मिलने वाली है। 100% आपके पास में बाइलिंगुअल कंटेंट है, तो आप लोग इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप HPSC SCS के एस्पिरेंट हैं तो आप आधारशिला बैच है, इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में चारों प्रमुख बिजली निगमों की अध्यक्षता जो है वो किसे मतलब या कह सकते हो कि किस IAS अधिकारी को चारों बिजली निगम के अध्यक्ष बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले पेपर के लिए। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा आशिमा बराड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा में चार बिजली निगम कौन कौन से हैं, पहले तो इनकी बात करते हैं। एक तो है HVPNL। HVPNL का मतलब क्या है सर? यह है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है DHBVN, यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है। और एक है आपके पास में UHBVN, यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है। के साथ साथ एक है HPGCL, यानी कि हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। तो आप जो है ना, ये चार बिजली वितरण निगम है, इन चारों की ही अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन नियुक्त की गई है। चेयरमैन तो हम कहते हैं मेल को और चेयरपर्सन कहते हैं फीमेल को कहते हैं। अच्छा, एक बात पहले आपको और बताता हूं मैं, HVPNL का काम क्या है। HVPNL मतलब हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम का काम है कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम। यानी कि अगर आप ये पूछो कि हरियाणा में बिजली का जो ट्रांसमिशन जो है वो कौन करता है, तो हरियाणा में बिजली का जो ट्रांसमिशन का काम है ना, वो करने का काम है किसका सर? वो है HVPNL का। पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लेके सिटी विलेज तक पहुंचाते हैं ये। और हाई वोल्टेज लाइन, बड़े टावर जो होते हैं तुमने देखे होंगे, ये रावण जैसे से खंबे खंबे, हालांकि वो डिस्कॉम कंपनियां इनके अंदर आएगी। अब जैसे DHBVN है, अब ये साउथ हरियाणा के अंदर बिजली लेके जाएगी। ये एग्जैक्ट हमारे घरों तक बिजली लेके आने का काम है, इन्हीं को हम बिजली का बिल देते हैं। ये प्रसारण, ये वितरण कंपनियां है ये। जैसे घरों में हमारे बिजली आती है, फैक्ट्री में आती है, दुकानों पे आती है। तो बिजली बोर्ड तक तो ले आएगा ये, और बिजली बोर्ड से आगे जो है ना हमारे पास में DHBVN का काम होगा। और कंप्लेंट वगैरह का जो हैंडल करना है वो सब साउथ एरिया में, ऐसे नॉर्थ एरिया में करेगा UHPN। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? इसका हेडक्वार्टर हिसार में है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो दोनों सेम ही है, बस डिस्ट्रिक्ट का ही फर्क है इनका, मतलब एरियाज का ही फर्क है ये। HPGCL का काम क्या है सर? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका काम है बिजली को बनाना, पावर जनरेट करना। जैसे पावर जनरेट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बिजली कैसे बनती है? बिजली या तो बनेगी पावर प्लांट में। पावर प्लांट का मतलब होता है कि कोयले को जलाया जाएगा और वहां से बिजली बनेगी। या बिजली बन सकती है गैस आधारित गैस के थ्रू, या बिजली बन सकती है न्यूक्लियर प्लांट के थ्रू। जैसे हरियाणा के फतेहवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोरखपुर है, वहां पे 2036 तक कंप्लीट होने वाला है। 2014 में जो गोरखपुर प्लांट है उसकी नींव रखी गई थी। या बिजली बन सकती है विंड के थ्रू। अब हरियाणा में पंचकुला में मोरनी हिल्स वाले इलाके में ऐसे संभावनाएं देखी जा रही है कि हवा से टरबाइन घुमा के हम बिजली बना सकें। या बिजली बनाई जा सकती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि पानी से टरबाइन घुमा के, से ककरोई विद्युत परियोजना है आपकी, है ना।
तो बिजली बनाने का काम इनका हो गया। तो बिजली जनरेट करेगा एचपीजीसीएल, एचपी एचवीपीएनएल ट्रांसफर करेगा, डीएचबीएन और यूएचबीएन जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, घर तक देने का काम है, डिस्ट्रीब्यूटरी, इनको डिस्कॉम कंपनियां भी कहते हैं हम लोग। तो चारों की ही अध्यक्ष बनी है कौन? आशिमा ब्राड बनी है। इनके पास में करंट पोजीशन कौन सी है सर? इनके पास में करंट पोजीशन है, ये कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे आबकारी और कराधान, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, फाइनेंस हरियाणा डिपार्टमेंट में, ऊर्जा विभाग में भी है ये। 2004 बैच की हरियाणा कैडर की आईएएस अधिकारी हैं और बीए एमए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया है। 1979 में इनका जन्म हुआ था। अजय पांडे ने राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अजय पांडे ने राष्ट्रीय स्तर की नेशनल लेवल की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये प्रतियोगिता जो हुई थी ना जस्ट सेवा समिति के द्वारा अमृतसर पंजाब के अंदर हुई थी। अजय पांडे ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है 60 किलोग्राम बार वर्ग में 200 प्रतिभागियों के बीच में। हरियाणा के अग्रवा क्षेत्र का लांदरी गांव है, वहां के रहने वाले हैं ये। और युवाओं को नशे से दूर रह के और खेल और शिक्षा पे ध्यान देने का इन्होंने संदेश दिया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है? कल के दिन में ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। इसका ठीक आंसर रहेगा रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक जायजा लिया है जिसमें मरीजों की अनावश्यक बाहर की दवाइयां ना लिखी जाए। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं ना, ये बाहर की दवाइयां लिख देते हैं कि यहाँ अंदर तो ये दवाई मिलेगी नहीं, बाहर ले आओ, बाहर से जाके। ये चीजें अनावश्यक ना लिखें। दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। मरीजों और जब मरीजों के ऊपर आपको पता है दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा, कुछ दवाइयों की कीमत मैंने ऐसा देखा है कि वो 5 से 10 रुपए की ही होती है, लेकिन उन पे लिखा होता है 300 300 रुपए लिखा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 रुपए की होती है, मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये इसलिए मुझे पता है कि ये 10 10 रुपए में वो दवाइयाँ देते भी हैं, पर वो किसी अपने करीबियों को देते हैं या जो इसमें। ऐसे मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो कभी ऐसा होता है कि वो जब मिलने आते हैं तो वो ऐसे चर्चा करने लग जाते हैं, बताते लग जाते हैं कि सर देखो ऐसा ऐसा होता है, इस तरीके की चीजें होती है। मैं खैर मैं नाम तो एक्सपोज नहीं करना चाहूंगा उनका, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है। तो इसी वजह से मरीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। एक कफ सिरप जो मेरे तो सुन के होश उड़ गए थे उस दिन, उस पे रेट समथिंग कुछ लिखा हुआ था ऐसा ही, 260 या 270 रुपए के आसपास था कुछ। और वो मात्र 34 रुपए की दवाई थी, 34 रुपीज की। आप सोचिएगा बंदा कितने कम करवाएगा, 60 रुपए कम करवा लेगा, है ना, और वो उसमें राजी हो जाएगा 200 में बेच दे वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये। इसलिए सरकार ने कहा है कि मरीजों पे इसलिए अतिरिक्त बोझ ना पड़े। व्यवस्थाएं मरीजों की संख्या के अनुसार मजबूत होनी चाहिए। डॉक्टरों और स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता हो। और अस्पताल में साफ सफाई के लिए भी ध्यान रखा जाए। दवा और उपकरणों के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। और के साथ साथ इसका टारगेट यही है कि हर नागरिक को सरकारी हॉस्पिटल में बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य लाभ मिल सके। ओवरऑल यही है। एक साथ के साथ जितने भी दवाइयों का स्टॉक आउट अगर हो जाता है तो उसकी स्थिति से भी बचना है। दवाओं का भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा यहाँ पे। डॉक्टर मरीज को बाहर की दवा नहीं लिख सकेंगे। अगर अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर को ओपीडी स्लिप पर लिखित में देना होगा कि ये दवाई थी है ही नहीं यहाँ पे। सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर की जवाबदेही तय की गई है। अगर नियम उल्लंघन कर दिए तो 1 साल का पैनल, दवाओं की कमी न हो इसलिए 1 साल का पैनल जो है तैयार किया जाएगा। इसके लिए दवा खत्म होने से 4 दिन पहले ही संबंधित एजेंसी को सुनिश्चित करना होगा। हरियाणा के 12 डिस्ट्रिक्ट में सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाया जाएगा। सीटी स्कैन, एमआरआई और बाकी जो उन्नत चिकित्सा उपकरण हैं उनकी सुविधा भी की जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये सीटी स्कैन और एमआरआई प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही करवाने पड़ते हैं। और यही टेस्ट एक्चुअली महंगे हैं। सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एमआरआई मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब एमआरआई जो है ना ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक रेज के थ्रू बहुत महीन से महीन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है ना बहुत ही जैसे दिमाग की नसें होती है, इनको भी स्टडी करने के लिए एमआरआई की स्टडी, मतलब एमआरआई का यूज लिया जाता है, ऐसा समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो जो आपको एमआरआई और सीटी स्कैन भी जैसे यही टाइप का ही होता है। आपका सीटी स्कैन का मतलब ही होता है कि
कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक टाइप से एक्सरे का एडवांस वर्जन है, कह सकते हो आप लोग, ये ठीक है ना। एक्सरे का एडवांस वर्जन होता है कौन सा, सिटी स्कैन। पर ये आम आदमी के, आपको पता है, बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा महंगा काम हो जाता है। होता तो है सिटी स्कैन में एक्सरे ही है, बस बॉडी के क्रॉस सेक्शन इमेजेस को देखता है ये वाला। जैसे कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कहीं पे ब्लीडिंग, जैसे दिमाग या नस दिमाग नाक के आसपास हो, ब्रेन में मान लो ब्लीडिंग होके एक थक्का जम जाए, या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो जनरली जो है ना सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन थोड़ा जल्दी भी हो जाता है वैसे। एमआरआई थोड़ा टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इसमें मैग्नेट और रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। रेडिएशन तो नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन मैग्नेट और रेडियो वेव का यूज करते हैं। जैसे स्पाइनल कोड को पढ़ना हो, ब्रेन को पढ़ना हो, मान लो कई बार कोई जॉइंट की प्रॉब्लम होती है उसको पढ़ना हो, कभी किसी के दिमाग में कोई ट्यूमर हो उसको स्टडी करना हो, तो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इमेज निकालता है। ये सेफ है, कोई रेडिएशन नहीं होती इसके अंदर, टाइम लगता है। अब ये कॉस्टली बहुत है, क्योंकि मशीनें विदेश से मंगवानी पड़ती है, भारत में ये मशीनें है नहीं, टैक्स बहुत लगता है, फिर इन पे लाखों की मशीनें आती है, इसलिए टेस्ट महंगे हैं इनके। तो अब ये सरकारी हॉस्पिटल में भी होंगे आने वाले टाइम पीरियड में। और के साथ साथ जो है ना, गोहाना के अंदर भी अभी 113 करोड़ की 16 परियोजनाओं का सरकार ने उद्घाटन किया है यहाँ पे। जैसे खानपुर कला मेडिकल कॉलेज में कार्डियो कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा जो है ना, गोहाना विधानसभा के ग्रामीण स्कूलों के लिए 1 करोड़ का बजट दिया है, नए खेल स्टेडियम बनने वाले होंगे यहाँ पे। और गोहाना नगर परिषद की सीमा है, म्युनिसिपल लिमिट है, उसमें भी वृद्धि की गई है साथ के साथ में। मीनाक्षी हुड्डा किस भार वर्ग में विश्व की नंबर वन बॉक्सर बनी है? तो ये बनी है 48 किलोग्राम भार वर्ग में, दुनिया की नंबर वन बॉक्सर बनी है। वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग के अनुसार दुनिया की नंबर वन बॉक्सर बनी है। 48 किलोग्राम भार वर्ग में एक नंबर खिलाड़ी बनने वाली ये दुनिया, भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। और कहाँ की रहने वाली है? रुड़की गांव की रहने वाली है, ये रोहतक में आता है ये गांव। और के साथ साथ रोहतक को हरियाणा की राजनीति की राजधानी भी कहते हैं, और बॉक्सिंग का हब भी आजकल के समय मान रहे हैं, वैसे भिवानी को भी मानते हैं बॉक्सिंग का हब। इनके कोच का नाम विजय हुड्डा है, पिता इनके ऑटो चालक है। और जीरो टू हीरो की एक, कह सकते हो, एक बढ़िया मिसाल है ये लड़की। 2025-26 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। 23 में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। 2022 में एशियाई चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, के इसके साथ ब्रिक्स खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? तो NHAI जो आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है ये। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है ना, इसके अंतर्गत आता है। एक तो बात ये हुई हमारे पास में, दूसरी बात ये कि आज इस सवाल को हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, इसको हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है कल से, उसी वजह से हरियाणा के अंदर टोल टैक्स बढ़ा रहा है, ये 4 से 5% तक की बढ़ोतरी कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा हरियाणा में टोटल 55 टोल प्लाजा है, और उनके रेट है वो बढ़ा दिए गए हैं 4 से 5%, मतलब 5 से 25 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। खेड़की डोला टोल प्रतिदिन 70,000 वाहनों की आवाजाही संभालता है, और सालाना 200 करोड़ रुपए का राजस्व देता है ये पिछली वृद्धि नवंबर 2025 में हुई थी, और 6 महीने के अंदर ही जो है ना फिर से रेट बढ़ा दिए गए हैं। जो एनुअल पास है वो 3,000 रुपये का मिलता था, वो 3,075 रुपये का मिलेगा अब। और अब डिजिटल माध्यम से ही मान्य होंगे 100%, यानी कि कोई भी आपको टोल पेमेंट आप जब करते हो तो ऐसे जो कैश पेमेंट है वो बिल्कुल नहीं होंगे, यूपीआई हो सकते हैं अगर आपके पास में, मतलब वो फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो। इसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, ये क्वेश्चन आपके हरियाणा इकोनॉमी का हिस्सा है, ध्यान रखना। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है, इवन रूरल मार्केटिंग में भी आता है सीटी मेंस वालों के लिए। तो जो दूध है, ब्रेड है, ये चीजें जो आप रोजमर्रा की चीजों में यूज करते हो, ये महंगे हो जाएंगे। और लॉजिस्टिक है वो भी महंगा हो जाएगा इसकी वजह से। अच्छा, एक चीज और है, एनएचएआई की बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रोड को ठीक ठाक रखना, गड्ढे हो जाए या डैमेज है उसको रिपेयर करना, टोल कलेक्ट करना, फास्ट सिस्टम को चलाना, ठीक है ना। और के साथ साथ जो है ना, इसका काम है जितने भी प्लेन एरिया है ना उनके ऊपर रोड बनाना। बाउंड्री पे रोड बनते हैं, बॉर्डर पे रोड बनाता है वो बीआरओ बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है।
NHAI बना कब था वैसे? NHAI बना था 1988 के अंदर बना था ये। और ये अपना प्रॉपर एक्टिव हुआ था 1995 में, एक्टिव हुआ था। लो पास हुआ था 1988 में। हाईवे का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट 1995 में किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त करता हूँ। आपके लिए सवाल है कि किस साल में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरी भूमि प्रकाशित हुई थी? बताइए इसके बारे में विस्तार से आप लोग। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।